फ्रेंड्स, आज 13 जून 2022 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फैमिली पेंशन की। सुप्रीम कोर्ट से हम केस जीत गए हैं और 6 जून को यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस को लेटर मेल के थ्रू भेज दिया है कि पेंशन की फाइल्स को प्रोसेस किया जाए। हमें कॉलेज से फोन आ रहे हैं कि आप आकर फॉर्म्स लें और फॉर्म्स को फिलअप कर दें और ये प्रोसेस हमें जल्दी कर देना चाहिए जिससे हमारी पेंशन रिलीज होने में देर और ना हो। हमारी फाइलें कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाएंगी, फिर यूनिवर्सिटी से वापस आएंगी, फिर यूजीसी से पैसा मांगा जाएगा, तब जाके हमें पेंशन मिलनी है। हम आज जब फॉर्म भर रहे हैं तो हमारे सामने कुछ दुविधाएं आ जाती हैं। फैमिली पेंशन सिर्फ स्पाउस को ही नहीं मिलती, ये मिलती है सन्स को जाती है, डॉटर्स को जाती है, ब्रदर को जाती है, सिस्टर को जाती है, पेरेंट्स को जाती है। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं स्पाउस के बारे में। एम्प्लॉय की डेथ के बाद पेंशन जो है वो स्पाउस को मिलती है और स्पाउस वो जो लीगली वेडेड स्पाउस है। यदि आपका स्पाउस से सेपरेशन चल रहा है, कोर्ट में मुकदमेबाजी चल रही है या आप अपने म्यूचुअल तरीके से अलग अलग रह रहे हैं, ऐसे केस में डेथ ऑफ द एम्प्लॉय के बाद पेंशन स्पाउस को ही जाएगी, चाहे आपने अपनी उस स्पाउस का शक्ल पिछले 25 साल में ना देखी हो, 30 साल में ना देखी हो। मैंने ऐसे कुछ केसेस देखे कि जहां पर हस्बैंड वाइफ की नहीं बनी, वो अलग अलग रह रहे हैं, जुडिशल सेपरेशन हो गया है या कोई किसी तरह का लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं हुई। ऐसे केस में जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें जॉइंट फोटोग्राफ तो लगाना है, वो आपकी वाइफ है, वो आपका हस्बैंड है, सिग्नेचर भी लेने हैं, वहां पर सिग्नेचर ऑफ हस्बैंड वाइफ का बना हुआ है। यदि आज आप ये काम नहीं करते और डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में डेथ ऑफ द एम्प्लॉय होने के बाद जो लीगल वेडेड वाइफ है उसको प्रूव करना पड़ेगा, फैमिली पेंशन को उसको मिलेगी। तो जीते जी जिसके साथ आपने फेरे लिए, जिसके साथ आपने शादी की, जिसके साथ अपने बच्चे पैदा किए, आप इस उम्र में आके, इस पड़ाव पर आकर आप अपनी जिद, आप अपनी अकड़ इसको छोड़कर फैमिली पेंशन का फॉर्म तरीके से भरें। इन एनी केस डेथ ऑफ द एम्प्लॉय के बाद तो कोर्ट के थ्रू फैमिली पेंशन को मिली जानी है। इसलिए मेरी गुजारिश ये है, आप अपने इस पड़ाव पर आकर जब आप 70 साल के हो गए हैं, 75 ईयर्स के हो गए हैं, आपने कुछ वक्त तो अच्छा गुजारा होगा, उन लम्हों को याद कीजिए और अब अंतरक्लेश को दूर करके फॉर्म में तरीके से जॉइंट फोटो और सिग्नेचर करा लीजिए। ये केस मेरे सामने कल आया, बहुत दुख हुआ। और यदि आप सिंगल हैं, आपकी एज 80 ईयर्स है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास पैसा बहुत है, आपके भतीजे बहुत हैं, आपके भाई बहुत हैं, बहनें बहुत हैं, आपके मरने के बाद ये पैसा जाने वाला है और वो भतीजे, वो भाई, वो बहन आपको अकेला छोड़ा हुआ है। ये मालूम होते हुए भी कि आपका सारा पैसा उनके पास जाना है। यदि आपको इस पड़ाव पर यदि कोई अच्छा लगता है, जो आपकी केयर करता है, यदि वो आपके शादी करने लायक है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप इस पड़ाव पर भी आकर मैरिज, आपको लगता है कि जो व्यक्ति नया आपकी लाइफ में एंटर करेगा वो सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगा, आप एमओयू साइन कर सकते हैं, आप एक एग्रीमेंट सोच सकते हैं कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो तो मेरे भाइयों में जाएगी, मेरी बहनों में जाएगी, मेरे भतीजों में जाएगी। लेकिन फैमिली पेंशन का वो हकदार तो सकता है
आपको शादी के लिए आपका एम्प्लॉयर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं करता कि आप इस एज में नहीं कर सकते। आपने आज पेंशन फॉर्म भर दिया, आप कुछ टाइम के बाद आपको लगता है कि फैमिली पेंशन मैं इस व्यक्ति को दिलवा सकती हूं। मैं बाकी फैमिली पेंशन में और रिलेशंस की बात नहीं कर रहा, मैं स्पाउस की बात कर रहा हूं। शादी के लिए मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगा और वो व्यक्ति जिसको फैमिली पेंशन मिलने वाली है 70,000 80,000, वो आपकी दिलो जान से सेवा करे। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं कि शादी इस उम्र में करना ठीक है या नहीं ठीक है, समाज क्या कहेगा। ये सब भ्रांतियां हैं। हम पीछे मुड़कर देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स पेंशन के बारे में फिक्स्ड हैं, लेकिन कभी चिंतन कीजिए, रामायण में राजा के 3 रानियां थी, यदि उनको पेंशन मिलती तो कैसे मिलती। महाभारत में एक रानी के 5 पति हैं, यदि वो गवर्नमेंट सर्वेंट होती तो उनकी फैमिली पेंशन कैसे मिलती। सोचने को बहुत कुछ है। सीता माता को भगवान राम से शादी करके कुछ दिनों के बाद 14 साल का वनवास मिल जाता है। उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती हैं और देश निकाला कर दिया जाता है। क्या उनकी लाइफ में ये कम उनका क्या कसूर था? 14 साल का वनवास, प्रेग्नेंट हालत में देश का निकाला जाना। कभी आप चिंतन कीजिए। और ये जो आपके मन मुटाव हैं अपनी पत्नी से, पति से, इनको छोड़कर थोड़ा कानून के तहत उनको फैमिली पेंशन मिलेगी, उनको लेने का हक है जब तक कि आप लीगली डिवोर्स नहीं हुए। लीगली यदि शादी है तो पेंशन उसी को जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वृद्धावस्था में यदि आपकी कोई सेवा कर रहा है, यदि आपको कोई हेल्प कर रहा है, यदि आप उसकी मदद करना चाहते हैं, कानून के दायरे में है, ये कानून से बाहर नहीं है। समाज के नियम लगातार बदलते रहते हैं। कानून वही, लोअर कोर्ट में बात किसी और के फेवर में जाती है, हाई कोर्ट में बदल जाती है और सुप्रीम कोर्ट में डिफरेंट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट में भी फुल बेंच का फैसला, 6 जजेस एक तरफ, 7 जजेस एक तरफ। क्या 6 जजेस का इंटरप्रिटेशन गलत है? हमारे अपने पेंशन के केस में हमने देखा सिंगल जज ने फैसला कुछ और दिया, डिवीजन बेंच ने कुछ और दिया और सुप्रीम कोर्ट में उस पर मोहर लगा दी। एक टाइम पर लगता यह था कि कैटेगरी 1 तो पेंशन के हकदार हैं, लेकिन कैटेगरी 2 पेंशन के हकदार नहीं है। बार बार 30 सितंबर 87 की दुहाई दी जाती थी कि 30 सितंबर 87 तक आपने फॉर्म भर दिया तो फिर आपको पेंशन लेने का हक नहीं। और ये आपने फॉर्म नहीं भरा, आपने उस डेट के बाद भरा तो कैटेगरी 1। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, इससे पहले हाई कोर्ट ने कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दी और हम दोनों कैटेगरी वाले केस जीत गए। लॉ की सिर्फ इंटरप्रिटेशन है। पूरे हिंदुस्तान में कृष्ण और रुक्मणी के आपको बहुत कम मंदिर मिलेंगे। ये सिर्फ चिंतन के लिए मैं कह रहा हूं। मेरी कोई इंटेंशन अपने धर्म के लिए किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं, लेकिन हमें जब हम विचार करते हैं तो हमें उससे अलग होकर भी आप कुछ निर्णय ले सकते हैं। कोई चीज बुरी नहीं है, कोई चीज अच्छी नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। आपकी सोच टाइम टू टाइम बदलती रहती है। आज की जो मेरी सोच है, आज से 40 साल पहले सोच कुछ दूसरी थी, आज कुछ और है। मेरे साथ हादसा हो जाता है, मेरी सोच बदल जाती है। आपको सिर्फ समझाना ही चाहता हूं आज के इस लेक्चर के माध्यम से, आप अपने जीवन में सुकून लाइए। जहां मतभेद थे उनको दूर कीजिए और अपनी खुशी के लिए जो आपको अच्छा लगता है वो आप करें। समाज क्या कहेगा इसकी परवाह बिल्कुल भी ना करें। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, एक ही छत के नीचे 25-25 साल गुजर गए। हस्बैंड एक फ्लोर पर, वाइफ दूसरे फ्लोर पर, दोनों ने अलग अलग
बनाई हुई। और ये सब मैंने अपनी आंखों दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीचिंग कम्युनिटी में देखा है। डिवोर्स नहीं हुआ और वाइफ को आप पेंशन दिलवाना में नहीं चाहते, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, तो चाहते चाहते इस अवस्था के अंतराल में आप अपनी गिले शिकवे भूलकर वापस लौट आइए, आपको सुकून मिलेगा। वो लम्हा याद कीजिए जब आपकी शादी हुई थी, जब आपने बच्चों को एक साथ पाला था। आपके बच्चों को खुशी होगी जब ये सब कुछ करेंगे। सिंगल पेरेंट्स के बच्चे खुश नहीं रह पाते। इसलिए कि दोस्तों, आपके साथ ऐसी कोई कहानी है, मेरी गुजारिश है, मेरी सलाह है, आप वापस लौट आइए। और यदि आपको कोई नई कथा लिखनी है तो उसमें भी किसी तरह का हेसिटेशन मत कीजिए। एक पर्टिकुलर उम्र के बाद शादी में फिजिकल रिलेशंस की कोई अहमियत नहीं होती। कोई तो आपको चाहिए जो आपको समझ सके, जो आप पर टाइम डिवोट कर सके, आप उसके लिए टाइम डिवोट कर सके। वो पढ़ा कुछ भी हो सकता है। यूएस प्रेसिडेंट की लाइफ देखें, 8 की एज, ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। जीना है तो शान से जिए, बिना किसी पश्चाताप के। जो आपने काम किया उस पर कोई पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को कर्ज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को प्यार कीजिए, अपने एक्शंस को प्यार कीजिए। लोग क्या कहेंगे ये आप सोचना बंद कर दीजिए। लोगों का काम कहना है, वो कहते रहेंगे, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जो काम करें विद कॉन्फिडेंस करें, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने एक्शंस को प्यार करें, आप अपने एक्शंस पर गर्व करें। जो आपने किया वो ठीक किया। 1987 में जब मैंने सीपीएफ का पेंशन का फॉर्म भरा तो मैं मालूम था कि जितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मिलेगा उस टाइम 13-14% इंटरेस्ट होते थे। हम सोचा करते थे कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मिलेगा उसका इंटरेस्ट इतना आ जाएगा जो पेंशन से ज्यादा होगा। हमें क्या पता था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने कम हो जाएंगे। हमें क्या पता था कि 40% कंपटीशन हो जाएगी। ये हमारे वश में नहीं था उस टाइम 87 में। उसके बाद 87 to 98 बहुत सारे ऑप्शंस आए। हमें लगा ये यूनिवर्सिटी, ये गवर्नमेंट हर बार ऑप्शंस देती है, जो हम रिटायर होंगे तब हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं था कि हम इंटेलिजेंट नहीं थे। जितने भी आप पेंशन के देखेंगे मोर देन 50% इकोनॉमिक्स ऑफ कॉमर्स के हैं। वो समझदार तब थे। उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई था। उस समय एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का अमाउंट यदि हम इंटरेस्ट में चढ़ा देते वो पेंशन से ज्यादा होता था। हम गलत नहीं थे उस टाइम। आज सिनेरियो बदल गया। हमें ऑप्शंस मिले 98 तक। हमने इसलिए नहीं भरा कि जब रिटायरमेंट होगी ये गवर्नमेंट तो हमेशा देती है, तब कर लेंगे, तब सोच लेंगे कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है, तब हम अपना दिमाग लगा लेंगे। और एक के साथ उस टाइम ये सोचा गया था यदि 2 एम्प्लॉयड हैं और एक को सीपीएफ, ये हमने सोचा था। और इसी के अकॉर्डिंगली मैंने सीपीएफ ऑप्ट किया था 1987। अनफॉर्चुनेटली वाइफ की डेथ हो गई 93 में। मुझे पेंशन मिली जब तक मैंने रीमैरिज नहीं कर ली। अक्टूबर 93 में उनकी डेथ होती है। अप्रैल 95 में मैंने शादी की, रीमैरिज की। 1.5 साल मुझे फैमिली पेंशन मिली। और उसके बाद अप्रैल 95 के बाद फिर हमारा जो बेटा जब तक वो 25 इयर्स का नहीं हो गया उसको फैमिली पेंशन मिली। यदि वार्निंग शुरू कर देता तो फैमिली पेंशन रुक जाती। यदि हमारा कोई और बेटा या बेटी होती तो सबसे लास्ट वाला, तो ये फैमिली पेंशन के रूल्स हैं। मोर देन 1 वाइफ के भी रूल हैं, डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर के भी हैं। यदि हैंडीकैप चिल्ड्रन है तो उसको पेंशन मिलेगी। हमारे कॉम्प्लेक्स में केस था, उसको फादर की पेंशन मिलती थी और मदर की पेंशन मिलती थी। उसकी डेथ हो गई। अब जो उसकी सिस्टर है वो सिंगल है, वर्किंग नहीं है, अब फैमिली पेंशन उसको मिल रही है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको विश करता हूं कि आपको ईश्वर अगस्त में पेंशन का सुख दे। और जो मैंने फैमिली पेंशन की बातें कही, यदि आपको कोई अच्छी लगती हैं तो आप इसको शेयर करें।
Thank you very much for watching this video.